नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेखबर न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती है सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद जानकारी सरकारी नौकरियों, सरकारी योजनाओं की। तो चलिए दोस्तों, आज की जानकारी की ओर बढ़ते हैं। आज हम एक ऐसी भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक नौकरी का मौका नहीं, बल्कि देश के एक सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान का हिस्सा बनने का अवसर है। हम बात कर रहे हैं PGIMER चंडीगढ़ की। और ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है। PGIMER ने ग्रुप ए, बी और सी के कई पदों के लिए आवेदन निकाले हैं। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है, ये भर्तियां सिर्फ उनके मेन चंडीगढ़ कैंपस के लिए नहीं है, जी बिल्कुल। बल्कि पंजाब के संगरूर में उनके नए सैटेलाइट सेंटर के लिए भी हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ खाली पद भरने की बात नहीं, बल्कि एक बड़े विस्तार की तैयारी है। बिल्कुल सही कहा। पीजीआईएमआर देश के बेहतरीन संस्थानों में से एक है और जब वो विस्तार करता है तो उसका मतलब होता है कि स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। संगरूर का सैटेलाइट सेंटर इसी का एक उदाहरण है। कुल मिलाकर 59 पद हैं, जिनमें से 55 चंडीगढ़ के लिए और 4 संगरूर के लिए। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि जो 4 पद संगरूर के लिए हैं वो वहीं के लिए समर्पित हैं, है ना? मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई संगरूर के लिए अप्लाई करे और बाद में चंडीगढ़ ट्रांसफर की उम्मीद रखे। हाँ, ये दस्तावेज में बिल्कुल साफ लिखा है। संगरूर सेंटर के लिए चुने गए उम्मीदवारों की पोस्टिंग स्थायी रूप से वहीं होगी। वो एक तरह से उस नए सेंटर की नींव रखने वाली टीम का हिस्सा होंगे। तो आवेदकों को ये ध्यान में रखकर ही अपनी प्राथमिकता तय करनी चाहिए। ठीक है, तो इस बड़े मौके का फायदा उठाने के लिए सबसे पहली चीज होती है तारीखें। कब से कब तक उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं? ये तारीखें बहुत ज़रूरी हैं, इन्हें कैलेंडर में मार्क कर लेना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन 1 जनवरी 2026 से शुरू हो जाएंगे। 1 जनवरी से। जी। और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 16 फरवरी 2026 है। अक्सर लोग आखिरी दिन का इंतजार करते हैं, जो मेरी राय में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, सर्वर पर लोड हो सकता है, कोई तकनीकी समस्या आ सकती है। बिल्कुल। और आवेदन शुल्क के बारे में क्या जानकारी है? ये भी एक अहम पहलू होता है ना? हाँ, शुल्क की बात करें तो दिव्यांग उम्मीदवारों मतलब पीडब्ल्यूबी के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि उन्हें कोई शुल्क नहीं देना है। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया है। उनके लिए आवेदन पूरी तरह से निःशुल्क है। एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ये 800 रुपए हैं और बाकी सभी वर्गों जैसे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1500 रुपए का शुल्क रखा गया है। 1500 रुपए। हाँ, और इसके ऊपर थोड़े बहुत ट्रांजैक्शन चार्ज भी लगेंगे। तो चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, कौन-कौन से पद हैं? और इन पदों को देखकर हमें PGIMR की ज़रूरतों के बारे में क्या पता चलता है? क्या ये सिर्फ डॉक्टरों और नर्सों के लिए है? नहीं, और यही इस भर्ती की सबसे खास बात है। ये सिर्फ मेडिकल प्रोफेशनल्स तक सीमित नहीं है। इन पदों को देखकर लगता है कि वो एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं। इसे समझने के लिए हम इन्हें ग्रुप के हिसाब से देखते हैं, ए, बी और सी। ठीक है, ग्रुप ए से शुरू करते हैं। ये सबसे सीनियर लेवल लगता है। हाँ, ग्रुप ए में ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर का एक पद है। अब ये नाम सुनने में जितना तकनीकी लगता है, इसका महत्व उससे कहीं ज्यादा है। इसके लिए मेडिकल डिग्री तो चाहिए ही, साथ में ब्लड बैंक में 5 साल का अनुभव भी मांगा गया है। और इसका पे लेवल 11 है। पे लेवल 11, इसका आम भाषा में क्या मतलब हुआ? इससे हमें पद की अहमियत का अंदाजा कैसे लगता है? बहुत अच्छा सवाल है। पे लेवल 11 का मतलब है कि ये एक बहुत ही सीनियर और जिम्मेदारी वाली भूमिका है। इसे आप केंद्र सरकार के सीनियर साइंटिस्ट के बराबर मान सकते हैं। इसकी शुरुआती बेसिक सैलरी ही लगभग 70,000 रुपए से शुरू होती है और भत्ते मिलाकर ये 1 लाख रुपए प्रति माह से भी ज्यादा हो जाती है। ओह वाह! तो पीजी मायर सिर्फ एक ऑफिसर नहीं ढूंढ रहा, वो अपने ब्लड बैंक के लिए एक लीडर, एक स्ट्रैटेजिस्ट ढूंढ रहा है जो पूरे विभाग को चला सके। समझ गई। ये तो वाकई एक बड़ा पद है। अब ग्रुप बी पर आते हैं। इसमें कौन से मौके हैं? ग्रुप बी में कुल 13 पद हैं और यहाँ विविधता और भी बढ़ जाती है। इसमें जूनियर इंजीनियर के कई पद हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, हॉर्टिकल्चर और रेफ्रिजरेशन के लिए भी। 1 मिनट, हॉर्टिकल्चर। मेडिकल इंस्टीट्यूट में हॉर्टिकल्चर इंजीनियर की क्या जरूरत? ये थोड़ा हैरान करने वाला है। यही तो दिलचस्प बात है। इससे पता चलता है कि पीजीआईएमआर सिर्फ इमारतों पर ही नहीं, बल्कि अपने पूरे कैंपस के माहौल पर ध्यान दे रहा है। एक अच्छा, हरा भरा माहौल मरीजों की रिकवरी में भी तो मदद करता है। तो वो एक ऐसा विशेषज्ञ चाहते हैं जो पूरे कैंपस की लैंडस्केपिंग और बागवानी को वैज्ञानिक तरीके से मैनेज करे। सही बात है। ये दिखाता है कि वो कितनी दूर की सोच रहे हैं। ये तो एक बिल्कुल नया नजरिया है। और ग्रुप बी में स्टोर कीपर का भी एक पद है, लेकिन उसकी योग्यता देखकर मैं थोड़ा चौंकी।
इसके लिए MBA या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है। एक स्टोर कीपर के लिए इतनी ऊंची योग्यता क्यों? क्योंकि ये किसी आम दफ्तर का स्टोर नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं करोड़ों रुपए की जीवन रक्षक दवाओं, इंपोर्टेड सर्जिकल उपकरणों और महंगी मशीनरी के मैनेजमेंट की। अच्छा। यहाँ एक छोटी सी गलती भी किसी मरीज की जान पर बन सकती है। इसलिए उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल और लॉजिस्टिक्स की गहरी समझ हो। मतलब नाम से स्टोर कीपर है पर काम के लिहाज से ये एक सप्लाई चेन मैनेजर की भूमिका है। समझ गई। तो पद का नाम नहीं बल्कि उसके पीछे की जिम्मेदारी देखनी होगी। अब ग्रुप सी की बात करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा पद हैं। हाँ, ग्रुप सी में आम लोगों के लिए सबसे ज्यादा मौके हैं। कुल 41 पद हैं। इसमें फार्मासिस्ट, रिसेप्शनिस्ट से लेकर सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर तक के पद शामिल हैं। मतलब 10वीं पास से लेकर डिप्लोमा और डिग्री होल्डर्स तक सबके लिए कुछ ना कुछ है। सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर के पदों पर बहुत लोग आवेदन करते हैं। इनकी योग्यताओं और चयन प्रक्रिया में कुछ खास है क्या? जरूर। सिक्योरिटी गार्ड ग्रेड 2 के 6 पद हैं और इसके लिए सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है। लेकिन असली चुनौती फिजिकल स्टैंडर्ड्स और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में है। पुरुषों के लिए 167 सेंटीमीटर अच्छा। और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर की न्यूनतम ऊंचाई चाहिए। इसके बाद लंबी कूद, ऊंची कूद और दौड़ का एक कड़ा टेस्ट पास करना होगा। तो ये सिर्फ वहां खड़े रहने की नौकरी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक एक्टिव और फिट टीम बनाने पर जोर है। और ड्राइवर के लिए? स्टाफ कार ड्राइवर के लिए भी 10वीं पास होना जरूरी है, लेकिन साथ में भारी वाहन चलाने का लाइसेंस और 3 साल का अनुभव भी चाहिए। यहाँ भी एक ट्रेड टेस्ट होगा जिसमें उनकी ड्राइविंग स्किल्स को परखा जाएगा। मतलब सिर्फ कागज पर योग्यता नहीं, प्रैक्टिकल स्किल भी साबित करनी होगी। तो ये तो हुई पदों की बात। अब आते हैं उम्र सीमा पर। किस उम्र तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं और क्या इसमें कोई छूट भी है? ज्यादातर पदों के लिए जो आयु सीमा है वो 18 से 30 साल है। कुछ सीनियर पदों जैसे ग्रुप ए के लिए यह 35 साल तक है और उम्र की गणना आवेदन की आखिरी तारीख यानी 16 फरवरी 2026 से की जाएगी। ठीक है। और जहां तक छूट की बात है तो सरकारी नियम लागू होते हैं। SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल, OBC को 3 साल और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलती है। अच्छा, 10 साल की? जी। अगर कोई दिव्यांग उम्मीदवार आरक्षित वर्ग से है तो उसे दोनों छूटों का लाभ मिलेगा। पूर्व सैनिकों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भी नियम हैं जिन्हें नोटिफिकेशन में विस्तार से देखा जा सकता है। ठीक है। मान लीजिए किसी ने अपनी योग्यता और उम्र के हिसाब से पद चुन लिया और फॉर्म भर दिया। इसके बाद क्या होगा? चयन की पूरी प्रक्रिया क्या है? मतलब उसे किन-किन पड़ावों से गुजरना होगा? चयन प्रक्रिया को समझना तैयारी का सबसे पहला और जरूरी कदम है। इसका सबसे मुख्य और पहला चरण है कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी CBT। ऑनलाइन परीक्षा होगी? इसमें एक बात जो मुझे थोड़ी खटकी वो ये कि परीक्षा सिर्फ अंग्रेजी भाषा में होगी। PGIMR जैसे राष्ट्रीय संस्थान के लिए क्या ये सामान्य है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि PGIMR एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है जहां देश के हर कोने से डॉक्टर, स्टाफ और मरीज आते हैं। इसलिए वहां काम करने की एक आम भाषा अंग्रेजी होती है। खासतौर पर तकनीकी और प्रशासनिक भूमिकाओं में तो वो शायद ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो भी उम्मीदवार आए वो उस माहौल में आसानी से काम कर सके। और इस परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा? क्या सभी पदों के लिए एक जैसा है? थोड़ा सा फर्क है। ग्रुप B और C के लिए 100 मिनट में 100 सवाल करने होंगे, हर सवाल 1 नंबर का। 100 मिनट 100 सवाल? जी, यानी स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है। ग्रुप A के पद के लिए 85 नंबर की परीक्षा होगी और उसके बाद 15 नंबर का इंटरव्यू भी होगा। लेकिन एक चीज जो सभी के लिए कॉमन है और शायद सबसे ज्यादा डरावनी भी, वो है नेगेटिव मार्किंग। हाँ, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। ये उम्मीदवारों की रणनीति को कैसे प्रभावित करती है? ये सिर्फ रणनीति को प्रभावित नहीं करती, ये पूरी मानसिकता को बदल देती है। 0.25 नेगेटिव मार्किंग का मतलब है कि हर 4 गलत जवाब पर आपका एक सही जवाब का नंबर कट जाएगा। इसका सीधा सा संदेश है, तुक्का लगाने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तो आपकी सलाह क्या होगी? क्या ज्यादा सवाल करना बेहतर है या सिर्फ वही करना जो 100% आते हों? मेरी सलाह होगी कि सटीकता को प्राथमिकता दें। यह परीक्षा इस बात का टेस्ट नहीं है कि आपको कितना आता है, बल्कि इस बात का है कि आप कितना सटीक जानते हैं। एक उम्मीदवार जो 100 में से 75 सवाल करता है और 70 सही करता है, वो उस उम्मीदवार से कहीं बेहतर स्कोर करेगा जो 95 सवाल करता है और 20-25 गलत कर देता है। सही बात है। मॉक टेस्ट देकर अपनी एक रणनीति बनाना बहुत जरूरी है कि किस सवाल पर रिस्क लेना है और किसे छोड़ना है।
सीबीटी के बाद क्या होता है? क्या इंटरव्यू सबके लिए है? नहीं, और ये ग्रुप बी और सी के उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनके लिए कोई इंटरव्यू नहीं है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। सीबीटी में जो आपके नंबर आए उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी, दस्तावेजों की जांच होगी और अगर कोई स्किल टेस्ट है तो उसे पास करना होगा। बस आपका चयन पक्का। तो पूरी प्रक्रिया बहुत पारदर्शी हो जाती है। बिल्कुल, सिर्फ ग्रुप ए के पद के लिए इंटरव्यू का प्रावधान है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर। आवेदन करते समय किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि मेहनत बेकार न जाए और फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए? ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है, क्योंकि सारी तैयारी एक छोटी सी गलती पर पानी में मिल सकती है। सबसे पहली और बेसिक बात, आवेदन सिर्फ पीजीएमआईआर के आधिकारिक वेबसाइट पर ही करें। जो कि है www.pgmer.edu.in। जी मैंने नोटिफिकेशन में फोटो को लेकर एक बहुत ही खास नियम देखा। उस पर नाम और तारीख लिखी होनी चाहिए। ये क्यों इतना जरूरी है? हाँ, और ये वो गलती है जो बहुत से उम्मीदवार करते हैं। फोटो हाल की होनी चाहिए, मतलब 1 अक्टूबर 2025 के बाद की, और उस पर उम्मीदवार का नाम और फोटो खिंचवाने की तारीख साफ-साफ लिखी होनी चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि परीक्षा में सही उम्मीदवार ही बैठ रहा है अच्छा, और किसी पुरानी फोटो का इस्तेमाल नहीं हो रहा। अगर ये नहीं किया तो फॉर्म बिना किसी सवाल जवाब के सीधे रिजेक्ट हो सकता है। और दस्तावेजों के बारे में क्या, जैसे जाति प्रमाण पत्र वगैरह? यहाँ भी एक डेडलाइन का ध्यान रखना है। जो उम्मीदवार ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कोटे का लाभ लेना चाहते हैं, उनका प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। 1 अप्रैल 2025 के बाद का? जी, अगर प्रमाण पत्र इससे पुराना है तो वो मान्य नहीं होगा और उन्हें जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। इसलिए अगर किसी का सर्टिफिकेट पुराना हो गया है तो उसे अभी से नया बनवाने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। तो कुल मिलाकर फॉर्म सबमिट करने से पहले की आपकी फाइनल चेकलिस्ट क्या होगी? मेरी फाइनल सलाह है, सबमिट बटन दबाने से पहले एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू कम से कम 2 बार बहुत ध्यान से पढ़ें। अपने नाम की स्पेलिंग, जन्म तिथि, कैटेगरी, हर एक जानकारी, क्योंकि एक बार सबमिट हो गया तो आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। और एक छोटी सी गलती? हाँ, एक छोटी सी गलती आपको इस सुनहरे मौके से बाहर कर सकती है। अंत में मैं सभी उम्मीदवारों से बस एक बात कहना चाहूंगा। इस पूरी प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा ही वो पड़ाव है जहां असली मुकाबला होगा। सिर्फ डिग्री या डिप्लोमा होना आपको नौकरी नहीं दिलाएगा। आपके जैसे हजारों योगी लोग आवेदन करेंगे। आपको ये सोचना होगा कि आप उस 100 मिनट में ऐसा क्या अलग करेंगे जो आपको बाकियों से आगे ले जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आने वाली सभी नई नौकरियों की पूरी जानकारी के लिए बेखबर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई नौकरी की जानकारी के साथ। धन्यवाद।